Friends, welcome to chapter 3 legal structure of mutual funds in India। हम लोग इसके ऊपर सिर्फ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैं एक दो स्लाइड में आपको बता दूंगा कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक फैमिली में एक स्ट्रक्चर होता है। समझ लीजिए आपके पिताजी हैं और आपकी माताजी हैं और उनके बेटे हैं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, अगर लेडीज है, लेडीज के माताजी है, पिताजी है, वो भी हो सकता है। लेडीज है, उनके हस्बैंड है और बच्चे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही कंपनी का स्ट्रक्चर होता है जहाँ एमडी होता है, सीईओ होता है, उसके अंदर सेल्स हेड होता है, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर लोग होते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर है, लीगल एक स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट के अंदर आता है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको मैनेज करता है, कौन है जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकता है, कौन सी एंटिटी स्टार्ट कर सकती है, कौन स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रन करने के लिए, म्यूचुअल फंड रन करने के लिए, म्यूचुअल फंड को बिजनेस को चलाने के लिए कौन से एंटिटी हैं जो बहुत काम पे आते हैं, जो जिसकी जरूरत है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। बस इसके लिए 4 मार्क है। तो देखते हैं, इसको मैंने आपके बुक से ही उठाया है, सो दैट हम एक 1 बाय 1 जाएंगे। आप इस फुल चार्ट को देखेंगे तो आपको कंफ्यूज होने का चांसेस है। तो हम लोग क्विकली, मैं टाइम भी देख लेता हूं इसके ऊपर, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ओके, पहले जाते हैं स्पॉन्सर के पास। स्पॉन्सर कौन होता है, सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे। स्पॉन्सर का मतलब है जो कंपनी रेगुलेटर के पास जाके, कौन सा रेगुलेटर, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे जाके अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस मांगती है, वो कंपनी हो जाती है स्पॉन्सर। अगर समझ लीजिए HDFC बैंक ने जाके सेबी से लाइसेंस मांगा था कुछ साल पहले, तो HDFC बैंक जो है स्पॉन्सरर है HDFC म्यूचुअल फंड। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेबी को जाके मांगा था, लाइसेंस चाहिए मुझे SBI म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए, तो SBI म्यूचुअल फंड हो गया स्पॉन्सर। सिंपल है, बहुत सिंपल। जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए अप्लाई करता है वही स्पॉन्सर। अभी एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि स्पॉन्सरर कौन है, एग्जाम में ये पूछेंगे कि स्पॉन्सरर का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो स्पॉन्सरर का एलिजिबिलिटी ये है कि स्पॉन्सरर फाइनेंस इंडस्ट्री से ही होना चाहिए। पहला, मैं मानता हूं कि आप लोग नोट्स भी लिख रहे हैं, तो फाइनेंस इंडस्ट्री से ही होना चाहिए। स्पॉन्सरर शुड कैरी ऑन बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 साल। 5 साल, कम से कम 5 साल वो बिजनेस फाइनेंस इंडस्ट्री में ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कल को फ्लिपकार्ट म्यूचुअल फंड नहीं स्टार्ट कर सकता, करेक्ट। अमेजॉन खुद अपना म्यूचुअल फंड नहीं स्टार्ट कर सकता, वो बेच सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, so that is first rule. Second rule, sponsorer should have a positive net worth in all the immediately preceding 5 years. स्पॉन्सरर के पास 5 साल, लास्ट 5 साल में एटलीस्ट पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। उसका बिजनेस जो है, नेटवर्थ, उसका टोटल बिजनेस साइज जो है वो ग्रो हो जाना चाहिए। फाइनेंस इंडस्ट्री से होना चाहिए 5 साल में, 5 साल में उसको ग्रोथ भी दिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सेबी बोल रहा है अगर आप खुद का पैसा मैनेज नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, ग्रोथ नहीं दिखा सकते, तो कस्टमर का पैसा कैसे ग्रोथ दिखाएंगे। सो स्पॉन्सरर 5 साल फाइनेंस इंडस्ट्री, 5 साल पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए उसका, और नेटवर्क इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर शुड हैव मोर देन द, ओके छोड़ दीजिए, द स्पॉन्सर शुड हैव अर्न्ड द प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन। उसको इन 5 साल में कम से कम 3 साल प्रॉफिट बिजनेस दिखाना पड़ेगा, अपने बिजनेस में प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा,
तभी वो स्पॉन्सर के लिए एलिजिबल हो जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्पॉन्सर जो है मिनिमम 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए एज अ कंट्रीब्यूट करना है उसको एज एन इन्वेस्टमेंट, और 1%, तो द टोटल कैपिटल जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए टोटल कैपिटल है वो 50 करोड़ रुपए मिनिमम उसको रखना है। तो उसके मतलब है खुद के फंड में, आपके खुद के जनरेट हुए उसको इन्वेस्ट करना है। ओके, मैं एक लाइन पढ़ता हूं। स्पॉन्सर शुड हैव कंट्रीब्यूटेड मिनिमम ऑफ 50 करोड़ एज एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस ऑफ द म्यूचुअल फंड। खुद का पैसा डालना है 50 करोड़ मिनिमम, और थोड़ा आगे रेगुलेशन है 50 करोड़ और 1%, whichever is less, 50 करोड़ और 1% whichever is less। तो ये हो गया स्पॉन्सर का स्ट्रक्चर। अभी स्पॉन्सर ने लाइसेंस ले लिया, अभी स्पॉन्सर क्या करता है, स्पॉन्सर एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करता है सेबी से, सेबी को स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट। अभी एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन कि सेबी अप्रूव्स द ऑफर डॉक्यूमेंट, सेबी ऑफर डॉक्यूमेंट को अप्रूव नहीं करता, वो सिर्फ एक फॉर्मेट देता है और बोलता है कि इस फॉर्मेट में लेके आओ। ओके, इस फॉर्मेट में लेके आओ। सो स्पॉन्सर जाके सबमिट करता है 21 डेज के अंदर। ओके, सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन स्पॉन्सरर इज अ पर्सन और एंटिटी विच जो बैंक सेबी से अप्रूवल देता है, दैट इज वन। अभी स्पॉन्सरर को अप्रूवल मिल गया तो वो ये दो एंटिटी फॉर्म करता है, वो एक फॉर्म करता है ट्रस्ट, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड जो है वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर, ट्रस्ट एंड कंपनीज एक्ट के अंदर है। ओके, ट्रस्ट एक्ट के अंदर है। So it is not just a company. Mutual funds are constituted as a trust, therefore they are governed by Indian Trust Act 1982। एक मार्क का क्वेश्चन। सो स्पॉन्सरर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड नहीं लॉन्च कर सकता, वो जाके एक ट्रस्ट लॉन्च करता है। ओके, ट्रस्ट में कौन होता है, ट्रस्टी कंपनी, ट्रस्टीज होते हैं। जैसे आपने ट्रस्ट देखा होगा, क्यों ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है, क्योंकि आप एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी किसी और का, पब्लिक का पैसा मैनेज कर, सो ट्रस्ट फॉर्मेशन होता है। ट्रस्ट में अभी आप बोलेंगे अरे वही तो स्पॉन्सरर है, उसी ने ट्रस्ट फॉर्म किया है, उसमें क्या डिफरेंस। सो ट्रस्ट में जो है रूल्स हैं कि ट्रस्ट में सारे ट्रस्टीज मेंबर्स जो है स्पॉन्सरर के साइड के ही नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज भी होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज भी होते हैं, जैसे कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज शुड बी इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज। 2/3, मैं बोला क्या बोलते हैं 2/3, 2/3 जो बोलते हैं, 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज शुड बी इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज। एक मार्क का क्वेश्चन। मिनिमम कितने ट्रस्टीज होने चाहिए, 4 ट्रस्टीज होने चाहिए। तो मैं थोड़ा एक लाइन पढ़ लेता हूं, आपको बोलूंगा। द स्पॉन्सरर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज। मैंने बोला आपको, इफ द ट्रस्टी कंपनी कैन बी अपॉइंटेड देन द company would need to have at least 4 trustees on the board. Further, least 2/3 of the trustees and director boards trustee company would need to be independent trustees. So 2/3 should be independent, 1/3, 4 में से 3 जो है इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज हैं और एक जो है डिपेंडेंट ट्रस्टी है जो अपॉइंट किया गया है स्पॉन्सरर में। अभी ये ट्रस्टीज कौन होते हैं, ट्रस्टीज शुड हैव, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द स्पॉन्सरर, वो किसी और कंपनी के अच्छे पोजीशन में होते हैं और उसको बिजनेस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नो हाउ होता है। नो हाउ के मतलब है कि उसको जानकारी अच्छी तरीके से होती है। अगर आप कौन सा भी कंपनी का, म्यूचुअल फंड कंपनी का ट्रस्टी निकाल के देखें तो हो सकता है कि XYZ म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी मेंबर जो है किसी और इंडस्ट्री का एमडी हो सकता है। ओके, सो क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि
क्योंकि आप पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो आउटसाइडर रहेगा तो उस कंपनी के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटी होने की चांसेस कम है। तो इसके लिए सेबी ने ये रूल बनाया है। सो अभी देखते हैं ट्रस्टी क्या करता है। सो स्पॉन्सरर करता है, स्पॉन्सरर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को। हम एक एक बार निकाल देंगे ये और फिर से आएंगे इधर। हम लोग ट्रस्टी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो ट्रस्टी अपॉइंट करता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट को और फंड मैनेजमेंट को। ओके, ट्रस्टी के अंदर कंप्लायंस डिपार्टमेंट आता है। अभी आप बोलेंगे कि कंप्लायंस का काम क्या है। कंप्लायंस का काम क्या है कि जो भी सेबी ने रेगुलेशंस बोला है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब देखने का काम है कंप्लायंस का। ओके, फंड मैनेजमेंट, एनालिस्ट। सो फंड मैनेजर आ गया तो फंड्स मार्केट, स्टॉक मार्केट सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन ये सब हो गया, सो करना है। सो एनालिस्ट का काम क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना एनालिस्ट का काम है। उसके फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर किस हिसाब से, कौन से बलबूते पर फंड सेलेक्ट करता है और स्टॉक सेलेक्ट करता है, वो अपने एनालिस्ट के बलबूते पर और अपने एनालिसिस के ऊपर फंड सिलेक्शन करता है। एनालिसिस हो गया, फंड एनालिसिस हो गया, वो रिपोर्ट्स फंड मैनेजर को आते हैं, फंड मैनेजर उसको फिर से एनालाइज करता है और इन्वेस्टमेंट टीम होते हैं फंड मैनेजर के अंडर, इन्वेस्टमेंट कमिटी होता है। सो उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करके वो बोलते हैं कि डीलर को, हाँ अभी तुम ये शेयर्स बाई करो या ये सिक्योरिटीज बाई करो। फंड मैनेजर खुद बैठ के तो डीलिंग नहीं कर सकता, सो उसको डीलर जो इंप्लीमेंट करता है उसको डीलर बोलते हैं। ओके, जो इंप्लीमेंट करता है उसको हम लोग डीलर बोलते हैं। सो ये हो गया स्पॉन्सरर। अभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि हु अपॉइंट्स ट्रस्टीज। ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सरर। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सरर विद अप्रूवल ऑफ सेबी, आंसर इज राइट। ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सरर विद, ट्रस्टीज जो है स्पॉन्सरर अपॉइंट करते हैं सेबी का अप्रूवल लेके, तो आंसर राइट है। अभी ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्लायंस को कौन अप्रूव सेलेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूट ट्रस्टीज सेलेक्ट करते हैं, इनके अंदर होता है कंप्लायंस एंड फंड मैनेजमेंट एनालिसिस, ये सब ट्रस्टी के अंदर ही होता है। ट्रस्टी का बेनिफिशियरी होते हैं, हर एक ट्रस्ट का एक बेनिफिशियरी होता है। कौन है बेनिफिशियरी इस ट्रस्ट का? आप लोग हैं इन्वेस्टर्स। एवरी इन्वेस्टर इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रस्ट। सो ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट फॉर्मेशन और ये ट्रस्टी ग्रुप जो है, इन्वेस्टर बेनिफिट के ऊपर काम करता है। इन्वेस्टर को क्या अच्छा है उसी हिसाब से वो लोग, उनका काम वही है। ओके, ग्रेट। सो हमने समझ लिया ट्रस्टी का काम क्या है। अभी हम लोग थोड़े बड़े पार्ट पे जाते हैं। सो ये है कि स्पॉन्सर जो है और एक डिपार्टमेंट पे जाता है और उसका है, उस डिपार्टमेंट का नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC। ओके, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो क्या करती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑब्वियसली इसका भी बेनिफिट लेती है। अंडर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही ये लोग सब आते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। एक है ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, और एक है सेल्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, और एक है अदर फंक्शंस। अभी ये सभी नीचे जो है एनालिस्ट, ये सब इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? जो अदर डिपार्टमेंट्स, ओके, ये स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट को छोड़ के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जो ये एंटायर म्यूचुअल फंड चलाने के लिए हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको ये आएगा कि रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। तो हम लोग इधर बात कर रहे हैं
इधर बात कर सभी, अभी इसका बात करें ऑपरेशंस। और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का मतलब है इनका काम ये है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है उसका केवाईसी का डॉक्यूमेंट लो, उसका स्टेटमेंट जनरेट करो, उसका एड्रेस ठीक है या नहीं देखो, उसका पैन नंबर ठीक है या नहीं देखो, ये सब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं। अभी ट्रांसफर क्या करते हैं, ये यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं। जब भी आप खरीदते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से एनएवी ट्रांसफर करके आपको दिया, जब आप सेल कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, आपसे यूनिट्स निकाल के ट्रांसफर करके फिर से म्यूचुअल फंड को दिया। सो ये ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स करते हैं और रजिस्टर करते हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर का नाम, इन्वेस्टर का मोबाइल नंबर, इन्वेस्टर का ईमेल एड्रेस, पैन, ये सब रजिस्टर करते हैं। ये ट्रांसफर भी करते हैं, इसके लिए इनको बोलता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। और इंडिया में अब तक 2 बड़े रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, वो है कैम्स, CAMS, जिसका IPO भी आ रहा है, और एक है कार्वी। सो ये 2 रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। आप अपने पेरेंट ARN से पूछ सकते हैं, वो ऑलवेज इनका नाम लेते रहते होंगे, कार्वी एंड कैम्स। तो उनका काम यह है कि स्टेटमेंट जनरेट करो, इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, रजिस्टर करो और यूनिट्स ट्रांसफर करो। नेक्स्ट है कस्टोडियन। अभी म्यूचुअल फंड में सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हैं, सेबी ने ये कर दिया कि 2/3 ऑफ द, क्या बोलते हैं, ट्रस्टीज शुड बी इंडिपेंडेंट, ये सब कर दिया। अभी और एक किया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट पैसा आता है, म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनियां उसी को शेयर मार्केट में या सिक्योरिटीज में बाई करती हैं, लेकिन इस सिक्योरिटी को जो है अपने खुद के पास नहीं रख सकते। ओके, इसको थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। ओके, और उसके कस्टडी में रखना पड़ेगा, कस्टडी में। ओके, तो उस कंपनी को जो कस्टडी में लेता है उसको बोलते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन, CUSTODION, कस्टोडियन। ओके, फॉर एग्जांपल HDFC म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन JP मॉर्गन, सिटी बैंक हो सकता है, और कोई और बैंक हो सकता है। ICICI म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन HDFC बैंक हो सकता है। सो ऐसे कस्टोडियन किसी थर्ड पार्टी के सर्विस में अपना सिक्योरिटीज रखना और सेफ्टी का देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो कस्टडी में उनके खुद के पास वो सिक्योरिटीज नहीं रहेगा, किसी और के डीमैट अकाउंट के पास, और ये कस्टडी में अकाउंट रहेगा। कस्टडी ऑल्सो गोल्ड फंड्स में यूज होती है, गोल्ड ETFs में यूज होती है, जहां गोल्ड को भी कस्टडी में रखना पड़ता है, फिजिकल गोल्ड को। दैट इज द सेकंड थिंग। फंड अकाउंटिंग बोल के एक डिपार्टमेंट है, फंड अकाउंटिंग, ये सब निकाल देता हूं मैं। फंड अकाउंटिंग बोल के एक डिपार्टमेंट है, फंड अकाउंटिंग बोल के एक डिपार्टमेंट है। सो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, ये डिपार्टमेंट जो है NAV कैलकुलेशन करता है। सो आपको एक एक मार्क का क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा कि इसका काम क्या है, उतना ही समझना है आपको। फंड अकाउंटिंग करता है, NAV कैलकुलेशन हो गया। कैश मैनेजमेंट बोल के एक डिपार्टमेंट है, हर एक फंड में एक कैश होगा, सरप्लस कैश होगा। इसका काम सिर्फ कैश मैनेजमेंट करता है कि ओके, सडनली 1000 करोड़ का रिडम्पशन आ गया, विड्रॉवल आ गया, तो उसको किधर से अरेंज करे, कौन सा सिक्योरिटी बेचने का बात कर रहे हैं फंड मैनेजर, और उससे पेमेंट ले लो और कस्टमर को दे दो। कैश मैनेजमेंट वो करता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ये है, आप लोग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, अभी बैंक भी डिस्ट्रीब्यूटर हुए, इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और एक्सचेंज भी डिस्ट्रीब्यूटर है, और क्या है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एक चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ही है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। तो लेकिन सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर एक ही चैनल आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या डिस्ट्रीब्यूशन? म्यूचुअल फंड को सेल करना, वही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु रिपोर्ट्स टू और हु अपॉइंट्स ब्रोकर। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो याद रखिए कि ब्रोकर का इधर मतलब है डीलर, और एक क्वेश्चन आएगा कि हु अपॉइंट्स सब ब्रोकर।
सब जनरली क्या सोचेंगे आप कि ब्रोकर के अंदर सब ब्रोकर आता है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सब ब्रोकर आता है। अभी आप बोलेंगे ये तो टर्मिनोलॉजी अलग है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है एआर एंड होल्ड। अभी एआर एंड होल्डर ये नहीं कि इंडिविजुअली होगा। सो अगर आप देखते हैं बैंक को, बैंक एआर एंड होल्डर है और बैंक का एम्प्लॉय जो है वो सब ब्रोकर है, जिसको EUIN दिया गया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अंदर सब ब्रोकर। एक मार्क का क्वेश्चन, sub broker reports to whom or who appoints sub broker? It is distributor, not broker. Finance and administrator, okay. Other functions, finance and administration, कितना कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन दे रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो सब देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है कि कितने लोगों को अपॉइंट करें, कितने लोगों को नहीं करें। CEO होता है, CMD होता है, फंड मैनेजर होता है, असिस्टेंट फंड मैनेजर्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स हेड होता है, रीजनल हेड होता है, साउथ हेड होता है, वर्टिकल हेड्स होते हैं कि बैंकिंग चैनल हेड, IFA चैनल हेड, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हेड, फॉरेन बैंक्स हेड, उनके अंडर RMs लोग होते हैं। देन उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स लोग होते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर। देन ऑब्वियसली आज के दिन में किसी को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है। सो ये हो गया हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर। फिर से एक बार हमको देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर है, मैंने सिंपल कर दिया इसको, ओके। सेबी स्पॉन्सर जाता है सेबी के पास, स्पॉन्सर जाता है सेबी के पास अप्रूवल लेने के लिए, अप्रूवल मिल गया तो स्पॉन्सर क्या करता है, एक ट्रस्ट फॉर्म करता है, ट्रस्ट फॉर्म करता है और एक AMC भी फॉर्म करता है। इसके लिए मैंने इधर भी डाला है, इधर भी डाला है। ट्रस्ट AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म होती है स्पॉन्सर से, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्ट। स्पॉन्सर अपॉइंट करता है, who appoints? AMC appoints, but with the whose approval? SEBI's trust approval. So who appoints custodians? Custodians are appointed by trust. एक मार्क क्वेश्चन लिख लीजिए, custodians are appointed by trust and also auditors are appointed by trust. अपने खुद के ऑडिट, इन हाउस ऑडिटिंग होता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो है जो is appointed by trust only. Who appoints fund manager? AMC appoints fund manager. Who launches schemes? AMC launches schemes. Who takes care of the investments and investors? Is by AMC. Okay. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल से याद रखने के लिए सिर्फ कस्टोडियंस को, ऑडिटर्स को ट्रस्ट अपॉइंट करता है, बाकी जो भी आए आप लिखिए कि AMC अपॉइंट्स ऑल दिस कस्टोडियंस, R&D, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑडिटर्स, ये इंटरनल ऑडिटिंग है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग। फंड अकाउंटिंग, कलेक्टिंग बैंकर्स, हु इज कलेक्टिंग बैंकर्स? कलेक्टिंग बैंकर ये है कि जो पैसा आएगा क्लियरिंग करना है, चेक क्लियरिंग करना है, नेफ्ट क्लियरिंग करना है, वो सब डन बाय कलेक्टिंग बैंकर्स। पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स आज आप पेटीएम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गूगल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसको सब पेमेंट एग्रीगेटर्स बोलते हैं, ओके। तो ये चैप्टर सिर्फ इसी का है। और ये एक ऊपर वाला KRA, KYC रजिस्ट्रार एजेंसी, CKYC बोल के एक डिपार्टमेंट है, या KYC डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूव्ड बाय सेबी होता है। ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अप्रूव्ड बाय सेबी, ओके। अपॉइंटेड बाय, अप्रूव्ड बाय, इसका ध्यान में रखिए, ओके। सो इतना ही है इस चैप्टर में, बेसिकली इतना ही है। मैं नॉट वर्थ know the stock exchange and transactions platforms of investors। कहाँ है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू कर सकते हैं। ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड हैज टू बी कंपल्सरीली listed on the stock exchange. Open ended fund scheme can also be traded. Open ended fund, close ended हमने सीखा था, वो भी exchanges में ट्रेड होता है।
कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, BSE स्टार MF, NMF निफ्टी कुछ है, NMFF कुछ है, MF यूटिलिटीज बोल के है, आर द प्लेटफॉर्म्स। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां इवन डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट को ट्रांजैक्शन करने के लिए हेल्प करता है। ओके, ऐसे ये है। और एक इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये एम्फी इज एन इंडस्ट्री बॉडी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम्फी इज एसोसिएशन ऑफ एजेंट्स, एम्फी इज एसोसिएशन ऑफ रन बाय और से एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज। एम्फी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो नाम में ही है, इज अ बॉडी क्रिएटेड बाय to promote interest of mutual fund industry. Okay, industries such as Confederation of Industry, Indian Industry, CII जो बोल के है, ऐसे ही एक इंडस्ट्री है, for overall industry association, और NASSCOM जो बोल के बोलते हैं, ऐसा ही एक association. Okay, asset management companies in India are the members of Association of Mutual Funds in India. सारे म्यूचुअल फंड कंपनी इसके एसोसिएशन के मेंबर हैं। एम्फी इज नॉट एन एसआरओ। इसका मतलब है, एसआरओ का मतलब है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका सीआईआई हो गया, या जैसे आपका पीएफआरडीए हो गया, जैसा आपका आईआरडीए हो गया। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये सब सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो खुद अपना रेगुलेशन बना के अपने बिजनेस चलाते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी मिनिस्ट्री है उनके अंदर। लेकिन एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इज नॉट अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। वो सेबी के अंदर आता है। सेबी जो भी बोलेगा, रूल्स रेगुलेशन सभी सेबी इम्पोज करता है। इसका काम है इसको जस्ट स्प्रेड करना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं देखना। लेकिन वो अपना खुद रेगुलेशंस अब तक उसको नहीं दिया है, उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाया गया है, उसको एसआरओ नहीं बनाया गया है। इट इज नॉट एन एसआरओ। 1 मार्क क्वेश्चन, एम्फी इज एन एसआरओ? नो, फॉल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्फी क्या है? टू डिफाइन, मेंटेन अ हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली एम्फी दो तरीके से इंडस्ट्री मैनेज करता है। एम्फी के मेंबर्स ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, और एम्फी के इंटरेस्टेड मेंबर्स और से म्यूचुअल फंड मेंबर्स हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड खुद बिजनेस नहीं करता, सो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। सो एम्फी ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए एक रूल्स बनाया है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक रूल बनाया है। ओके, क्या रूल है ये, किसको क्या फॉलो करना है, किसको क्या फॉलो नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए दो सेगमेंट बनाए। एक को बोलते हैं, सॉरी इसमें है ही नहीं, तो एक को बोलते हैं एम्फी कोड ऑफ एथिक्स, ACE। ACE किसके लिए बनाया है? म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए बनाया है। आप इसको लिख लीजिए, ACE, एम्फी कोड ऑफ एथिक्स, is for mutual fund companies. Agni, AGNI, AMFI guidelines है क्या इधर? AMFI guidelines for investment advisors, AGNI. ओके, आगे है वो, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन। अग्नि इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। कौन है डिस्ट्रीब्यूटर? आप। ओके, अग्नि इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ACE is for advisors. Now, to represent the government, Reserve Bank of India and other bodies of all the matters relating to the mutual fund industry. Okay, represent. So ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंट करना है, कुछ आपको इकट्ठा होके कुछ रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये बॉडी, एम्फी बॉडी जो है, इज अ रिप्रेजेंटेशन बॉडी टू अंडरटेक नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स सो एज टू प्रमोट प्रॉपर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। IAP भी करवाते हैं। disseminate information of mutual fund industry and to undertake studies of research. So research करवाते हैं। So mutual fund industry का वेबसाइट जो है, रिसर्च
उसको ठीक है या नहीं देखते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बेसिकली सभी रूल्स जो सेबी ने बोला है उसको फॉलो करने का एक बीड़ा उठा के रखा है एम्फी वालों ने। So full form of Agni is AMFI Guidelines and Norms for Intermediaries, AGNI. AMFI Guidelines and Norms for Intermediaries, and ACE का full form है the AMFI Code of Ethics, and AMFI Code of Ethics is for mutual funds, and Agni is for mutual fund distributors.